हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सोशल रिसर्च से रिलेटेड। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे सोशल रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसे डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए और देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल यानी 25 को जो है एनटीए ने जारी किया है नोटिफिकेशन, और डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की। सब्जेक्ट वाइज डेट अभी नहीं आई है, लेकिन वो भी आ जाएगी 3 से 4 दिन में। तो डेट आ चुकी है और आप लोग तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वो समाज शास्त्र से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए चैनल ये बहुत ही हेल्पफुल है, और जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे हेल्पफुल होंगे। आप उन्हें जाकर के ज़रूर एक बार देखिए। पीजीटी की तैयारी आप चाहे कर रहे हो, चाहे नेट जेआरएफ की कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये सारे हमारे नेट के पीवाईक्यू हैं, यानी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और सभी एग्जामों में सोशल रिसर्च से संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेषण के विश्लेषण में हम निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन में देखिए, केस स्टडी, दूसरा है साहचर्य तकनीकी, तीसरा है विषय वस्तु विश्लेषण, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान करने के लिए व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में जो प्रलेखित संप्रेषण के विश्लेषण हम करते हैं उसमें हम किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण को अंतर्वस्तु विश्लेषण भी कहते हैं। और ये क्या होता है अंतर्वस्तु विश्लेषण? इसमें जो है प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों द्वारा जो प्राप्त होता है शोध तथ्य, उसका जो है उसके अंतर्वस्तु की क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ वर्णन के लिए ये शोध विधि अपनाई जाती है, यानी विषय वस्तु विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को क्या कहते हैं। पहला है सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा है क्रियानिष्ठ अनुसंधान, तीसरा है गुणात्मक अनुसंधान, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्यक्तियों या सामूहिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियानिष्ठ अनुसंधान। क्रियानिष्ठ या क्रियात्मक अनुसंधान भी जिसे हम कहते हैं, ये अनुसंधान जो है इसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यक्तियों या समूहों से संबंधित सुधार लाने के लिए उनका अध्ययन किया जाता है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पहला ऑप्शन है इमानुएल दुर्खीम, दूसरे हैं फ्रेडरिक लीपले, तीसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर और चौथे हैं कार्ल मार्क्स। एकल अध्ययन यानी केस स्टडी। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था इस प्रविधि का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक लीपले। तो सामाजिक अनुसंधान में जो केस स्टडी मेथड है इसका सबसे पहले प्रयोग 1829 में किया गया था लीपले द्वारा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया था। तो केस स्टडी क्या है? केस स्टडी पहली बात तो ये गुणात्मक विश्लेषण इसमें किया जाता है, यानी किसी भी कोई एक व्यक्ति है या कोई एक समूह है, कोई संगठन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका एक डीप अध्ययन किया जाता है। तो इसे जो है केस स्टडी कहते हैं। इसमें मतलब कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, संस्था, मतलब किसी भी चीज़ का अध्ययन बहुत गहराई से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को क्या कहते हैं। पहला है शोध प्रश्न, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है अध्ययन का उद्देश्य, चौथा है अध्ययन की समस्या। तो जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है, यानी जिनका परीक्षण बाद में किया जाता है, उनके बीच संबंध को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। तो जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना होता है उनके बीच संबंध को परिकल्पना कहते हैं, यानी हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होता है? मतलब ये एक तरह का अनुमान होता है जिसे बाद में मतलब अंतिम रूप से इसका जो है परीक्षण किया जाता है, और इस परीक्षण के माध्यम से आगे का जो पथ होता है उसको
उसको तय करना होता है। उसको मतलब इसके परीक्षण के माध्यम से पता चल जाता है कि आगे क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं या फिर क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो देखिए, अगर ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे हाइपोथेसिस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, केस स्टडी हो गया, इन सारे टॉपिक से अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इन छोटे छोटे टॉपिक का हम 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो जो है आपके लिए बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे और ये जो सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 20 क्वेश्चन है तो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस तकनीकी का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड कार्य आरंभ करने से पहले किया जाता है। यानी आप फील्ड में कार्य करने जा रहे हैं, उसके पहले आप किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं। पहला है प्रायोगिक अध्ययन, दूसरा है जनसंख्या अध्ययन, तीसरा है एकल अध्ययन और चौथा है सर्वेक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायोगिक अध्ययन। तो जो वास्तविक फील्ड वर्क होता है, यानी जो क्षेत्र में जा करके आप काम करते हैं, वहाँ पे जाने से पहले आप एक पायलट स्टडी करते हैं। यानी जो प्रायोगिक अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं, पायलट स्टडी। तो इसके पहले पायलट स्टडी किया जाता है और इससे क्या होता है कि इसमें समय और धन दोनों की बचत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है। पहला है 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का संकलन करना, दूसरा है 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण करना, तीसरा है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न विषय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न विधियों तथा सैद्धांतिक विश्लेषण का उपयोग करना, चौथा है एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए विभिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। तो त्रिभुजन विधि क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। त्रिभुजन विधि जो होता है इसमें एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन जो किया जाता है वो एक ही विषय के लिए अलग अलग विधियों द्वारा किया जाता है और उनका सैद्धांतिक विश्लेषण जो किया जाता है वो भी मिश्रित होता है। तो इसे क्या कहते हैं, त्रिभुजन विधि कहते हैं और त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों की विश्वसनीयता का निहितार्थ है, यानी आंकड़ों की विश्वसनीयता का क्या मतलब है। पहला है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। दूसरा है भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधियों का उपयोग भिन्न भिन्न परिणाम उत्पन्न करता है। चौथा है भिन्न भिन्न सामग्रियों पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। तो इसका क्या मतलब होता है, आंकड़ों की विश्वसनीयता, यानी जो डेटा होता है उसकी विश्वसनीयता किस तरीके से आंकी जाती है या मापी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ही सामग्री पर अन्वेषण की एक ही विधि का उपयोग जो है एक ही परिणाम उत्पन्न करता है। यानी आप चाहे जितनी बार परीक्षण करें और एक ही परिणाम बार बार आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने डेटा जो आपने मापा है वो विश्वसनीय है, यानी वो जो है विश्वास के योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुजन क्या है। अभी एक क्वेश्चन हमने त्रिभुजन से संबंधित देखा। दूसरा है त्रिभुजन क्या है। पहला ऑप्शन है अनुसंधान के गुणात्मक विधि का एक प्रकार है, दूसरा है गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रकार है, तीसरा है गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण है, चौथा है गैर प्रतिभागी अवलोकन का एक प्रकार है। तो त्रिभुजन क्या होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। त्रिभुजन जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का सम्मिश्रण होता है, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही विधियाँ इसमें मिली जुली हुई होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कई प्रकार की अनुसंधान विधियों का उपयोग किसी एक घटना के अध्ययन के लिए किया जाता है तो उसे त्रिभुजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से जोड़ने के प्रयास में चरों के बीच संबंधों का परीक्षण करने के आधार पर तैयार करता है, उसे क्या कहा जाता है। पहला है यादृच्छिक प्रतिदर्श, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है काल्पनिक और चौथा है पूर्वधारणा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पूर्वानुमान का ऐसा कथन जो सिद्धांत को यथार्थ से, यानी जो थ्योरी होती है उसको रियलिटी से जोड़ने का प्रयास करता है और चरों के बीच जो संबंध होता है उनका परीक्षण जो करता है वो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक। यानी जो हाइपोथेसिस होता है उसी को काल्पनिक भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसमें पूर्वानुमान किया जाता है। हाइपोथेसिस में क्या किया जाता है कि कोई भी शोध करने से पहले एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि आपके शोध में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, आपका कितना खर्च हो सकता है या फिर कितना समय लग सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए हाइपोथेसिस किया जाता है ताकि उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को पहले ही सुलझाया जा सके। तो पूर्वानुमान जो है हाइपोथेसिस, इसे प्राकल्पना या उपकल्पना भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, प्राकल्पना, उपकल्पना, काल्पनिक, तो ये इसी संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिघटना अथवा प्रक्रिया अथवा घटना जो इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यापक समाज के साथ अंतर्संबंध पर संकेंद्रित होती है कि गहन अध्ययन को क्या कहा जाता है? अंतर्वस्तु अध्ययन, सहभागी अवलोकन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, एकल अध्ययन। तो कोई परिघटना है या प्रक्रिया है या घटना है और उसकी जो ऐतिहासिक और व्यापक यानी समाज के साथ उसका जो अंतर संबंध होता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकल अध्ययन। यानी केस स्टडी में क्या होता है कि केस स्टडी में जो अध्ययन किया जाता है वो ऐतिहासिकता से भी संबंधित होता है और समाज के साथ जो उसका अंतर संबंध होता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी एक व्यापक अध्ययन किया जाता है, बहुत ही गहन अध्ययन किया जाता है। तो एकल अध्ययन जो होता है वो कोई भी परिघटना या प्रक्रिया हो या घटना हो, उसको ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से समाज के साथ उसके अंतर संबंध को देखते हुए अध्ययन किया जाता है। एकल अध्ययन जो होता है केस स्टडी, यानी ये एक गुणात्मक विश्लेषण होता है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि एकल स्टडी यानी के जो एकल अध्ययन है ये किस तरह का अध्ययन है, तो ये गुणात्मक है कि मात्रात्मक, तो आप इसे गुणात्मक कहेंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई परिस्थिति हो सकती है, इन सभी का बहुत ही गहन अध्ययन किया जाता है। इनका मतलब ओवरऑल संपूर्ण अध्ययन इनका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली या सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन करता है? यानी कौन सी विधि है जिसमें जो है कोई भी मतलब किसका, कौन सी विधि का लक्ष्य होता है कि जो सामाजिक परिस्थिति होती है, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना, मतलब सभी का वर्णन करना होता है। मौलिक शोध, विवरणात्मक शोध, अनुभविक शोध और व्याख्यात्मक शोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विवरणात्मक शोध, यानी जिसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कोई भी घटना होती है या कोई भी सामाजिक व्यवहार या सामाजिक प्रक्रिया होता है, इनका उल्लेख किया जाता है। यानी वो जिस तरीके से होते हैं उनका सेम एज इट उनका उल्लेख कर दिया जाता है, उनका विवरण मतलब दिया जाता है। तो इसे जो है विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कहने का मतलब इसमें क्यों कैसे का अध्ययन नहीं किया जाता है, बस इसमें क्या चीज़ें कैसी हैं बस उन्हीं का वर्णन कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। लोगों तथा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीकी का अनुसरण किया जाता है? पहला है साक्षात्कार, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है केस स्टडी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यानी लोगों का जो अध्ययन किया जाता है या उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो किस तकनीकी द्वारा अनुसरण किया जाता है, और इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। यानी जब लोगों का या उनके व्यवहार का प्राकृतिक परिवेश में, यानी मतलब नेचुरल चीज़ें जो जैसी हैं उनका जब प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है, जब उनका प्रत्यक्ष रूप से उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसे किस माध्यम से किया जाता है? अवलोकन द्वारा किया जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा। अवलोकन अध्ययन जो होता है वो मतलब व्यक्ति वहाँ पर जा कर के शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से जो चीज़ें देखता है उन्हीं का जो है वो वर्णन करता है। तो ये व्यक्ति और उनके व्यवहार का गुणवत्तापूर्ण अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है। सामाजिक शोध में निम्नलिखित का सही अनुक्रम पहचानिए। यानी जो सोशल रिसर्च है तो उसमें जब कोई रिसर्च करता है रिसर्चर, तो उस सही अनुक्रम यानी उसका सही क्रम क्या होता है? पहला है प्रतिवेदन लेखन, दूसरा है आंकड़ा विश्लेषण, तीसरा है प्रायोगिक अध्ययन, चौथा है प्राकल्पना का निर्माण, पांचवा है निराकरणीय प्राकल्पना और छठा है अवलोकन। तो सबसे पहले क्या किया जाता है जब एक शोधकर्ता जाता है रिसर्च करने, तो वो सबसे पहले क्या करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो वो करता है वो होता है प्राकल्पना का निर्माण। सबसे पहले वो हाइपोथेसिस बनाता है। वैसे तो होता है कि सबसे पहले समस्या का जो निर्माण होता है, समस्या की पहचान की जाती है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस का निर्माण करेगा, प्राकल्पना का निर्माण करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा,
निराकरणीय प्राकल्पना, उसके बाद प्रायोगिक अध्ययन करेगा, फिर करेगा अवलोकन, और दूसरे नंबर पे करेगा आंकड़ा विश्लेषण, और लास्ट में क्या करेगा, प्रतिवेदन लेखन। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सूची 1 में दिया है, सबसे पहला है मौखिक इतिहास। तो ये किससे संबंधित है, मौखिक इतिहास किससे संबंधित है, तो ये जो है संबंधित है लोगों का जो ज्ञान होता है, यानी ए का हो जाएगा दूसरा। सर्वेक्षण किससे संबंधित है, तो सर्वेक्षण संबंधित है परिमाणात्मक आंकड़ों से, यानी जो सर्वे किया जाता है वहाँ पे परिमाणात्मक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तीसरा है प्रतिचयन, यानी जो निदर्शन होता है सैम्पलिंग, तो ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है समग्र का प्रतिनिधि, यानी जो सैम्पलिंग होता है होल का जो प्रतिनिधित्व होता है, यानी वो सभी का समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। लास्ट है व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी, तो ये है इकाई का गहन अध्ययन, यानी वो कोई भी इकाई हो सकती है, उसका डीप स्टडी किया जाता है व्यक्तिगत अध्ययन में। तो इस तरह से देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विशेषता किससे संबंधित है, पहला है गुणात्मक चर, दूसरा है परिमाणात्मक चर, तीसरा है स्थिरांक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषता क्या होती है, विशेषता का क्या मतलब है, यहाँ पे विशेषता का मतलब है कि गुण, यानी गुण का संबंध किससे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणात्मक चर। गुण का संबंध किससे होता है, गुणात्मक चर, यानी जो गुणात्मक चर होता है उसी में गुणों की विशेषता पाई जाती है। यानी जो चर होते हैं जब उनका चयन किया जाता है तो उनकी विशेषताओं पर आधारित होता है, तो ऐसे चरों को क्या कहा जाता है, गुणात्मक चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए पहला जो है वो है अनुभविक। तो अनुभविक का क्या मतलब है, अनुभविक किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जो क्षेत्र आधारित आंकड़े होते हैं, यानी जो आप क्षेत्र में जा करके अपने अनुभव के आधार पर आंकड़े एकत्रित करते हैं वो क्षेत्र आधारित आंकड़े होते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो ये किससे संबंधित है, ऑब्जेक्टिविटी जो होता है वो पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, यानी इसमें व्यक्ति का कोई भी खुद का उसका एक्सपीरियंस या फिर उसकी खुद की कोई सोच नहीं होती है, वो जो चीज़ें जिस तरीके से होती हैं एकदम वस्तुनिष्ठ होती है, उन्हें जो है उसी तरीके से एकत्र किया जाता है, तो ये पूर्वाग्रह से मुक्त होती हैं। तीसरा जो है तथ्य यानी डेटा। तो डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो डेटा क्या होते हैं, ये भी अनुभविक प्रमाण होते हैं। और चौथा जो है व्यक्तिनिष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होता है, तो ये वैयक्तिक दावा होता है, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपना दिमाग लगाता है किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ उसने अवलोकन किया और उसको जब वो पेश कर रहा है किसी के सामने तो उसको तोड़ मरोड़ करके अपनी चीज़ें उसमें ऐड करके बता रहा है, तो वो व्यक्तिनिष्ठता हो जाता है, यानी वो सब्जेक्टिविटी हो जाती है। और जब व्यक्ति जो चीज़ें जैसे है उसी तरीके से उसको प्रस्तुत करता है तो वो ऑब्जेक्टिविटी होता है। तो देखिए इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वो भी है सूची 1 के साथ सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए पहले दिया है शोध विकल्प का प्रकार दिया है और शोध प्रश्न का स्वरूप दिया है, यानी कौन से रिसर्च में कौन सा मतलब किस तरीके का प्रश्न रखा जाता है। तो पहला जो है अन्वेषणात्मक शोध में किस तरीके का प्रश्न होता है, तो इसमें जो होता है वो होता है यह क्या है, यानी कोई भी चीज़ें क्या है उसका अध्ययन किस में किया जाता है, उसमें अन्वेषणात्मक रिसर्च में किया जाता है। दूसरा जो है प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक में क्या किया जाता है कि कोई भी चीज़ें ऐसी क्यों हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो है विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव जो होता है, तो इसमें यह कैसे है इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। और चौथा जो है निदानात्मक यानी कैसे उपचार किया जाए, डायग्नोसिस जिसे कहते हैं, यानी इसमें जो समस्याएं होती हैं उनका उपचार किया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखिए जो अन्वेषणात्मक शोध होता है ये उस स्थिति में किया जाता है जब शोधकर्ता यानी रिसर्चर जो होता है वो समस्या या परिस्थिति की मतलब थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, यानी उसके पास पूर्ण जानकारी नहीं रहती है, तब वो अन्वेषणात्मक शोध करता है। और प्रयोगात्मक शोध क्या कब किया जाता है, तो ये जो मतलब जो चर होते हैं उनके बीच कार्य कारण संबंध को जानना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है, तब ये अध्ययन किया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जो मतलब कोई भी व्यक्ति या समुदाय हैं उस घटना के संबंध में उसका जो पूरा विवरण होता है उसको वैसे का वैसे प्रस्तुत किया जाता है। और निदानात्मक यानी डायग्नोसिस में क्या होता है कि कोई भी समस्या है और उसमें जो है उसका निराकरण किया जाता है, यानी उसका समाधान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है, यानी सर्वे का क्या उद्देश्य है? सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, सिद्धांत का परीक्षण या फिर कार्य कारण संबंध स्थापित करना। तो जो सर्वे होता है, सर्वे मेथड है यानी सर्वेक्षण है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज। तो सर्वे क्या होता है? जो ये सर्वे होता है, इसमें जो शोध क्षेत्र कार्य होता है, इसके द्वारा मतलब सामग्री को एकत्रित किया जाता है इस विधि के द्वारा, और इसके द्वारा जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार या फिर डाक प्रश्नावली के माध्यम से लोगों से जो है शोध प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्रित किया जाता है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये एक तरह से जनसंख्या का विस्तृत कवरेज है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी न होने पर कौन से प्रकार की प्रतिचयन पद्धति अभीष्ट रूप से उपयुक्त है? यानी जन समुदाय के बारे में आपको ना के बराबर ज्ञान है, तो कौन सी विधि आप अपनाएंगे? पहला है सुविधाजनक प्रतिचयन पद्धति, दूसरा है स्वोद्देश्य प्रतिचयन पद्धति, तीसरा है कोटा प्रतिचयन पद्धति या फिर चौथा है स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर ना के बराबर नॉलेज है, तो आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति। स्नोबॉल क्यों अपनाएंगे? क्योंकि देखिए स्नोबॉल जो होता है, ये इस विधि में जो है अनुसंधानकर्ता जो होता है वो जो उत्तरदाता होते हैं उनसे बहुत ही कम परिचित होता है और उनको लेकर के मतलब बहुत ही कम परिचित होता है, थोड़ा बहुत जितना भी परिचित होता है उनको लेकर के वो अनुसंधान शुरू करता है और बाद में मतलब इन्हीं लोगों को जोड़ करके वो धीरे धीरे अपना जो है वो बढ़ाता जाता है। और जो ये स्नोबॉल प्रतिचयन है, इसे हिम गेंद प्रतिचयन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता को थोड़ा बहुत जानकारी है, मतलब कुछ लोग उसके सामने हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो उनसे अपना अध्ययन शुरू करता है और उन लोगों को मतलब कुछ उनसे जो साक्षात्कार करता है तो उनसे संबंधित और लोगों से मिलता है, तो उनसे संबंधित और लोगों से मिलता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो अपनी संख्या बढ़ाता जाता है, तो इसीलिए इसे स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति कहते हैं। या जैसे हिम गेंद क्या है, यानी बर्फ़ का एक तरह का जो गोला होता है, यानी आप बर्फ़ का छोटा सा गोला आप बना करके अगर फेंकेंगे तो वो मतलब जैसे जैसे वो जाएगा आगे आगे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में मतलब थोड़ी थोड़ी करके ढेर सारी वो बर्फ़ें उसमें चिपकती जाएंगी तो वो बड़ा होता चला जाएगा। तो इसीलिए इस प्रतिचयन का नाम क्या है? स्नोबॉल प्रतिचयन है। कि थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़े बहुत लोग हैं आपके पास, उसके बाद उनसे संबंधित होकर के आप अपना अध्ययन शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे वो लोग आगे जा करके अपने साथ और लोगों को जोड़ते जाएंगे और इस तरीके से इसमें अध्ययन आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको डेटा एकत्रित होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है? जनजातीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति, निर्जातीय अध्ययन, वैश्वीकरण का परिदृश्य। तो सहभागी अवलोकन आप मतलब सहभागी अवलोकन पद्धति का आप प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका कोट में उत्तर देना है। तो देखिए, जनजातीय संस्कृति में आप सहभागी अवलोकन जाकर के कर सकते हैं और नृजातीय अध्ययन भी आप जाकर के सहभागी अवलोकन यानी वहाँ पे जाकर के आप वहाँ का एक भाग बन करके वहाँ पे आप रह करके प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, वो सहभागी अवलोकन कहलाता है। यानी आप वहाँ पे जाकर के आंतरिक अध्ययन करते हैं। कभी कभी आप वहाँ पे जाकर के सहभागिता कर रहे हैं तो अगले को पता भी नहीं होता है कि आप यहाँ पर अध्ययन करने आए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और सी इसका राइट आंसर होगा। जनजातीय संस्कृति और नृजातीय अध्ययन में आप जाकर के सहभागी अवलोकन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये सहभागी अवलोकन है, इसका ज़्यादातर प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मानव शास्त्रीय अनुसंधान में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आराम से आप जनजातीय संस्कृति और नृजातीय अध्ययन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वहाँ पे जाकर के आप जैसे किसी जनजाति का अध्ययन करने आप वहाँ पे गए हैं सहभागी अवलोकन पद्धति द्वारा, तो आप जाकर के वहाँ पे हिस्सेदार मतलब आप वहाँ पे जाकर के उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं और उनके सारी गतिविधियों को आप अपने सामने ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें टाइम से। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं आप उन्हें जाकर के ज़रूर देखिए। एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है तो आप लोग बस रिवाइज करिए, अच्छे से सारे चीज़ को प्रैक्टिस करिए, वीडियो को एक बार दो बार फास्ट करके देखिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको ज़रूर नोट करिए। बहुत सारे बुक के नाम हमने
2 वीडियो में बताया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसे भी नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।